Anjali. Hello friends, welcome back to my channel Knock Knock with Anjali. Friends, हर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का एक सपना होता है और सपना होता है कि हमारा एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, वो भी माउंटेन्स में। हम लोगों को बहुत शौक होता है माउंटेन्स में जाने का, हिली स्टेशंस में रहने का और कहीं एक छोटा सा अपना फैमिली वेकेशन होम हो। तो यूजुअली फार्म हाउसेस होते हैं दिल्ली में, एनसीआर्स में, बट वहाँ पे डेफिनेटली वेदर वैसा नहीं होता है। पर पहाड़ों के मौसम की बात ही कुछ और होती है। तो शुरू से ही सिंस आई गॉट मैरिड, मुझे और मेरे हस्बैंड को पहाड़ों में वेकेशन करना बहुत पसंद था। हम लोगों को पहाड़ों में जाना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो जैसे हूँ ही उत्तराखंड से, तो मुझे पहाड़ पर्सनली बहुत पसंद है। आई एम अ माउंटेन पर्सन एंड मेरे हस्बैंड को माउंटेन एंड बीच दोनों पसंद है। तो हम लोग कोविड टाइम पे काफ़ी लंबा टाइम हमने स्पेंड किया था मेरे नाना जी के घर पे, जो माउंटेन्स में ही रहते हैं। वहाँ से हमें इंस्पिरेशन आई कि हमें भी एक छोटा सा घर तो ज़रूर प्लान करना चाहिए पहाड़ों में। तो अब जैसे जैसे कोविड ख़त्म हुआ, लाइफ फिर से पटरी पे आ गई, सब अपने कामों में उलझ गए। तो इनिशियली हम भी अपने कामों में लग गए थे, बट देन वी रियलाइज कि कुछ कमी है रहने में, जीने में। अब कभी वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। काफ़ी सारे इश्यूज़ के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने फाइनली डिसाइड किया कि अब हमें घर ढूंढना चाहिए पहाड़ों में, या फिर हमें घर बनाना चाहिए लैंड लेकर के। अब यूजुअली काफ़ी रियल एस्टेट एक्टिव है उत्तराखंड का। वहाँ पे अगर आपको लेना हो तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है नैनीताल के आसपास वाले एरियाज़ में। और जितने लोग बाहर से आते हैं उनके लिए नैनीताल और उसके आसपास का रीजन काफ़ी सूटेबल होता है रहने के लिए। तो जब इनिशियली हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें घर ढूंढना चाहिए, तो हमने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो अब हमने इतने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए थे कि हमें लगने लगा था कि पता नहीं कोई सूटेबल हाउस हमारे लिए बना भी है या नहीं। हम कहीं देखते थे, कोई घर हमें पसंद आता था तो हम रियलाइज़ होता था कि ये लोकेशन अच्छी नहीं है। कोई लोकेशन हमें बहुत पसंद आती थी तो वहाँ पे कोई और इशू निकल के आता था। और कुछ ऐसी जगह होती थी कि लोकेशन भी अच्छी है और घर भी बहुत अच्छा है, तो हमें रियलाइज़ होता था कि वो वहाँ पे और कोई पेपर वर्क का प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आते रहते थे। एंड देन फाइनली हमें एक जगह से एक फ़ोन आया कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो अपना घर सेल कर रहे हैं और उनका पुश्तैनी घर है, वो पुराना घर है और पुराने ज़माने का बना हुआ था। तो आप लोग चाहो तो विज़िट कर सकते हो और उनका बजट भी अच्छा है एंड इट्स नेगोशिएबल। तो मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हो गए। हमने फटाक से प्लान बना दिया उस घर को देखने जाने का। तो फिर से हमारे अंदर एक फिर से उम्मीद जगी कि अब हमारा एक अपना घर हो पाएगा पहाड़ों में। तो हम लोग निकल गए, पूरा ट्रैवल करके हम पहुँचे। तो इट वाज नियर बाय नैनीताल ओनली, नैनीताल के आसपास का एरिया, क्योंकि वी प्रेफर नियर टू नैनीताल बिकॉज वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, शहर बिल्कुल पास में है, आइसोलेशन भी है, मौसम भी अच्छा है और शहर भी बिल्कुल पास में है कि अगर आपको इमीडिएटली कभी कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या इमीडिएटली कहीं पे पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हो। और बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं है और मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग पहुँचे वहाँ पर। तो जैसे जैसे हम लोग उस जगह के पास आ रहे थे, उस जगह का एक नाम था, एक पर्टिकुलर गांव था विच आई नॉट मेंशन हियर। तो जैसे जैसे उस गांव के पास हम पहुँचने लगे थे तो हमें बहुत अच्छा सा फील होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एकदम पूरे सफ़र करने के बाद अब हम फाइनली उस जगह के पास जा रहे थे। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मेन रोड से काफ़ी अंदर को जाके वो गाँव था, वो प्रॉपर्टी थी। तो हमें बड़ा मज़ा आने लगा कि वाओ! ये तो बड़ा अच्छा-सा लोकेशन लग रहा है, एकदम अंदर जंगल से होते हुए जा रहे हैं, ग्रीनरी से होते हुए जा रहे हैं और दैट वाज़ अ प्राइवेट रोड। मतलब उस रोड में ऐसा नहीं था कि आस-पास बहुत घर थे। तो हमें बड़ा अच्छा-सा लगने लगा कि चलो ये रोड अपनी ही हो जाएगी, प्राइवेटली आया करेंगे। आइसोलेटेड भी लग रहा था कि मेन रोड से दूर है, कोई फालतू का हसल-बसल कुछ नहीं है। अब जैसे-जैसे गाड़ी बढ़ रही थी, हम इमेजिन करने लगे कि अब हम यहाँ पे आया करेंगे, हम कोई अच्छी-सी गाड़ी ले लेंगे यहाँ ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो हमने सारे प्लान्स अपने माइंड में बनाना स्टार्ट कर दिया।
अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड हुए, हमें वो घर दिखना चालू हो गया दूर से ही, और इट वाज अ मैसिव प्रॉपर्टी। दूर से देखकर ही वो इतना बड़ा लग रहा था, और दूर से देखकर ही हमें एकदम ऐसी फीलिंग आने लग गई कि हम किसी मैंशन को देख रहे हैं, बड़ा सा, जैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने का कोई बड़ा सा मैंशन होगा। तो ऐसा ऐसा फील होने लग गया था हमें कि फाइनली दिस इज़ इट, अब हमारी खोज ख़त्म होने वाली है। अब हम वहाँ पे उतरे, और वो घर ऐसा था कि ये रोड है, यहाँ तक कार अप्रोच होती है, उसके बाद नीचे जाके वो घर था, पैदल रास्ता था थोड़ा सा, मतलब इट वाज लाइक थोड़ा सा बिल्कुल स्टेयर्स बना रखी थी, और नीचे चढ़ के आपको, नीचे उतर के आपको जाना था। तो हम जाने लगे और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे एक एल्डरली कपल था, मतलब वो काफ़ी बूढ़े थे, मेरे नाना नानी की एज के होंगे। तो मेरे नाना जी, मैं और मेरे हस्बैंड वो घर देखने गए थे। हम नीचे उतरे, धीरे धीरे उनसे मिले, तो वो जो एल्डरली कपल थे वो और उनकी वाइफ वहाँ पे थे, और घर था एक प्रॉपर बड़ा सा घर था। इट वाज अ 2 स्टोरी, मतलब ग्राउंड फ्लोर था, देन फर्स्ट फ्लोर था, देन उसके ऊपर भी एक छत पर एक रूम बना हुआ था, बहुत अच्छा सा रूम था। उस रूम में फिर काफ़ी एरिया ओपन छोड़ा हुआ था, ताकि जहाँ पे आप थोड़ा गेट टुगेदर पार्टी टाइप्स कर सकते हो। तो हमारे लिए बहुत सूटेबल लगा हमें। और वहाँ पर एक छोटा सा आउट हाउस था। आउट हाउस के अंदर गाय उन्होंने पाली हुई थी, उनके पास ऑलरेडी काउस थी। तो वो भी देख के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ये भी चाहिए था कि हम जो भी अपना हॉलिडे होम बनाए, वहाँ पे हम गाय पालें, बकरियाँ पालें, मुर्गियाँ पालें, तो हमारे लिए काफ़ी सूटेबल प्लेस थी। उसके बाद हम लोग को वो अंकल आए, अंकल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरे हस्बैंड ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरे नाना जी इज़ ऑल्सो अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और वो जो अंकल थे, ही इज़ ऑल्सो अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। तो दोनों ने थोड़ी बहुत आर्मी की बातें करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलिए आपको घर दिखा देते हैं। तो अब हम घर देखने लगे। सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर किया, ब्यूटीफुली डन, पुराने ज़माने का था, बट हमें थोड़ा-थोड़ा हम इमेजिन कर पा रहे थे कि हम कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। और वुडन फ्लोरिंग थी पूरी, लकड़ी का बहुत अच्छा काम हो रखा था, बहुत ज़्यादा काम हो रखा था। और पुराने ज़माने का घर था, तो लकड़ी के काम पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब ग्राउंड फ्लोर हमने पूरा एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर में आए। फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने, ग्राउंड फ्लोर में वो जो अंकल आंटी थे वो रहा करते थे। फर्स्ट फ्लोर में उनके कोई भी नहीं रहता था, उन्होंने वो दिखाना स्टार्ट किया। तो वो हमें एक बड़े से कमरे में ले गए, मतलब वहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है पहाड़ के पुराने घरों में, एक कमरे से दूसरे कमरे ऐसे अटैच होते हैं, रेल की पटरी की तरह। तो ऐसे ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि एक रूम में घुसे, फिर उससे दूसरे रूम में चले गए, उससे तीसरे रूम में। तो उन्होंने ऐसे दिखाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने अपना एक ऑफिस वाला रूम दिखाया, जिसमें काफ़ी पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई थी, और एक बड़ी सी पोर्ट्रेट रखी हुई थी उनके, अपनी आर्मी की ड्रेस में उनकी खुद की एक फ़ोटो थी, और उसी के बगल में उनके एक बेटे की फ़ोटो थी, एंड ही वाज़ ऑल्सो वेयरिंग द आर्मी ड्रेस। तो जिसमें हमने उनसे पूछ लिया कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे बेटे की फ़ोटोग्राफ है, एंड ही इज़ मार्टियर। इनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी। और तो हम लोगों ने भी, मतलब हमें रियलाइज़ हुआ कि ही गॉन टू सून, काफ़ी यंग थे जब उनकी डेथ हो गई थी, एंड ही डाइड ऑन ड्यूटी। तो उनको काफ़ी, मतलब काफ़ी उनको सम्मान दिया गया था उस चीज़ के लिए। और फिर उन्होंने बताना स्टार्ट किया अपनी फैमिली के बारे में कि उनके जब से उनके बेटे की डेथ हुई है, तब से उनकी जो बहू है और बहू के जो 2 बच्चे हैं, मतलब उनके खुद के ग्रैंड चिल्ड्रंस थे 2, वो बाहर कहीं रहते हैं, क्योंकि उस एरिया में स्कूलिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू और उनके बच्चे बाहर रहते हैं, एंड दे वर स्टेइंग इन अ रेंटेड प्लेस, जहाँ पे रह के जो उनकी बहू है, जहाँ पे रह के उनकी बहू उनके बच्चों को पढ़ा रही हैं। और अब उनका पर्पस है लाइफ में कि वो ये घर को बेच दें और एक अमाउंट अपनी बहू को दे पाएँ, ताकि बहू बच्चों के लिए एक घर ले पाए, जिससे उनको रेंट ना पे करना पड़े, उनकी लाइफ थोड़ा सिक्योर हो जाए। और अब उनका प्लान था कि वो खुद भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ जाके रहेंगे। तो वो एक गाँव का जो घर है उसको सोल्ड आउट कर रहे थे। तो विच मेक सेंस, हमें बिल्कुल सही लगा कि हाँ, इट्स अ गुड रीज़न, क्योंकि बेटा उनका अब था नहीं, और ही डाइड ऑन ड्यूटी। तो जो भी हैं, उनको, उनकी वाइफ को जो भी पर्क्स आते होंगे, पेंशन वगैरह आती होगी, जिससे वाइफ घर चला पाती होगी। बट हाँ,
डेफिनेटली आपको एक सम ऑफ अमाउंट मिल जाएगा तो आप एक सेटलमेंट कर पाते हैं। आप एक पर्टिकुलरली आप शहर थोड़ा नियर बाय शहर के पास या रिहाइश के पास आप एक घर लेकर के अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो हमें सही लगा क्योंकि वो खुद भी बूढ़े हो चुके थे, तो ऐसा जस्टिफाइड लग रहा था कि वो अपनी बच्चों के साथ शिफ्ट होना चाहते होंगे। तो हमने काफ़ी उनको प्रेज़ किया कि वाओ! आप भी आर्मी में थे, आपका बेटा भी आर्मी में था। तो कि ठीक है, ऐसे-ऐसे बातें होती रहीं, उन्होंने घर दिखाया। तो जब हम घर देख ही रहे थे, तो माय हस्बैंड वाज़ लिटिल ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनको, मेरे हस्बैंड को ना काफ़ी, ही इज़ वेरी इंट्यूटिव। उनको ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, गुड वाइब्स। तो उनको बहुत ऐसा फ़ील हो जाता है पहले ही के, तो वो ऐसे बोलते, उनको ऐसा लग रहा था कि इस जगह की एनर्जी ठीक है, नॉट सो गुड। ही वाज़न्ट वेरी हैप्पी बट आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी टू सी एवरीथिंग देयर। बट मेरे हस्बैंड ओके थे, ही वाज़ लाइक फाइन, ठीक है चलो। उसके बाद वो हमें ऊपर के फ्लोर पे ले गए, वहाँ पे सूरज ढल रहा था। इट वाज़ अ वेरी रोमांटिक मोमेंट, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने ये भी इमेजिन कर लिया कि हम यहाँ ऊपर वाले रूम में भी कभी-कभी रहा करेंगे और ऐसे सनसेट होता हुआ, सनराइज़ होता हुआ देखेंगे, वहाँ पे चाय पिएँगे। तो हमने सारी इमेजिनेशंस मैंने अपने माइंड में कर ली थी। वहीं पे उस छत वाले रूम में बैठकर ही हम सब लोग फिर ऑन टेबल बात करने लगे। जो रिटायर्ड अंकल जी थे, उन्होंने एक सम ऑफ अमाउंट कोट किया, फॉर विच इन रिटर्न मेरे हस्बैंड ने उनको एक अमाउंट कोट किया था। तो थोड़ा नेगोशिएशन टाइप्स चल रहा था। घर वॉज ओके। और सबसे अच्छी बड़ी बात उस घर की थी कि घर के साथ साथ वी वर हैविंग अ मैसिव लैंड। वहाँ पे इट वॉज अराउंड 9 और 10 नाली, मतलब जो उत्तराखंड में जो मेजर करते हैं लैंड को, वो नाली के हिसाब से करते हैं। तो अराउंड 9 और 10 नालीज वर विद इट, मतलब 10 नाली आपको एक्स्ट्रा मिल रही थी अपार्ट फ्रॉम द हाउस। तो उस लाइन पे आप कभी भी एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप फार्मिंग कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी जगह थी गार्डन बनाने के लिए। और 10 नाली में तो आप आराम से आप कुछ भी कल्टीवेट कर सकते हो, तो आपका वो फार्मिंग वाला सपना भी पूरा हो जाता है। तो हम लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को सोच करके कि हम लोग गाय पालेंगे, फार्मिंग करेंगे। तो इट वॉज़ ऑल गोइंग सो गुड। तो अंकल ने काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट कोट किया, जिस पे मेरे हस्बैंड ने उनको एक लेजिट अमाउंट कोट किया, जिस पर मेरे हस्बैंड का मन था कि अगर वो उसी टाइम हाँ करेंगे ऑन टेबल, अगर वो जस्टिफाइड अमाउंट कोट करेंगे तो हम डील फाइनल कर लेंगे। बट अंकल जी वॉज लिटिल रिजिड। अंकल जी चाहते थे कि उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन है और इतना अमाउंट उनको चाहिए। तो वो मेरे हस्बैंड को ये कन्विंस करने लगे कि जो अमाउंट मेरे हस्बैंड कोट कर रहे हैं उससे उनकी बहू का कुछ हो नहीं पाएगा, उनकी बहू कैसे घर लेगी और कैसे आगे सेटल करेगी। तो वो थोड़ा सा अपना ये वाली चीज़ पे नेगोशिएट करने लगे कि ये तो बहुत कम है और ऐसे वो कैसे अपनी वाइफ को और अपनी फैमिली को सेटल करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी दे हैव। और अब वो उसको पूरा बेचेंगे तो उनके पास एक थोड़ा ठीक-ठाक सा सम ऑफ अमाउंट आना चाहिए। तो जिस पे मेरे हस्बैंड ज़्यादा कन्विंस नहीं हुए। तो उनका बहुत क्लियर था कि मेरे बजट में कोई चीज़ होगी देन ओनली आई विल बाय, या मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ होगा तो मैं खरीदूँगा। मैं कोई भी XYZ टूरिस्ट अमाउंट नहीं पे करूँगा। तो वहाँ पर बात थोड़ी-सी ख़त्म हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, वी विल लेट यू नो। अंकल जी भी वाज़ ओके कि ठीक है चलो आप बता दीजिएगा। फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो वो जो अंकल जी थे, ही स्टार्टेड कॉलिंग माय हस्बैंड। वो कॉल करने लगे और बोलने लगे कि आपने क्या सोचा, आपको करना है नहीं करना है, आप आ जाओ बात कर लेते हैं। तो जब उस दिन हम लोग, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बार-बार नोएडा, दिल्ली से जाकर ये वाली नेगोशिएशन वाली बातें करो, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम गए थे हम लोगों ने काफ़ी अरेंजमेंट्स करे थे। अब डिसाइड हुआ कि नेगोशिएशन के लिए तो हम लोग दोबारा नहीं जा पाएँगे, क्योंकि जो वो आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड अंकल थे, वो बार-बार कॉल करके पूछ रहे थे कि आप एक बार फिर से आ जाइए, हम लोग फिर से बैठ के बात कर लेते हैं। हम एक पर्टिकुलर रेट में क्लोज़ कर देंगे। तो काफ़ी को कन्विंस करने लगे, जिससे हमें थोड़ा-सा ना डाउट हुआ कि वहाँ पर तो इन्होंने डील होने नहीं दी, या वहाँ पर तो ये बहुत रिजिड थे नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन अब फ़ोन कर कर के ये बार-बार कन्विंस करने लग गए
कि आप आ जाइए और हम बात कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा कन्विंसिंग नहीं लगा उनका बार-बार ऐसे कॉल करना। एंड नाउ वो इतना ज़्यादा कॉल करने लग गए कि मेरे हस्बैंड ने उनकी फ़ोन अवॉइड करना, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों ऐसा कुछ डाउट हुआ, कुछ फिशी लगा। एंड मेरे हस्बैंड ने उसी गाँव के एक लोकल कॉन्टैक्ट निकाला, जो कि हमारे रिलेटिव ही थे, जानने वाले थे। मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया, उनका नाम है सौरभ। सौरभ को पूछा कि सौरभ, यहाँ पर ये जो गाँव है, इस गाँव में जो ये वाला घर है, वहाँ पर हमने परचेज़ के लिए देखा है, तो इसका क्या बैकग्राउंड एक बार तुम चेक करवा सकते हो या पता करवा सकते हो? तो सौरभ ने बताया कि मेरे को तो उतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं अपनी दादी से पूछ के बताऊँगा कि किसका है, क्या है और इसकी क्या हिस्ट्री है। क्योंकि पूरे गाँव में वहाँ पे बस वो एक वही घर था, मतलब बहुत छोटा-सा गाँव था। एक घर बस वो था और एक बहुत नीचे, मतलब पहाड़ी के नीचे जाके एक छोटा-सा और एक घर था। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि तुम मुझे बस इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड थोड़ा-सा बता दो किसी से पूछ करके, क्योंकि वो जो लड़का सौरभ था, उसकी दादी सेम गाँव से थी, मतलब उनका भी सिमिलर ही गाँव था, पर उनका कोई घर नहीं था वहाँ पे। तो आसपास के विलेजेस के बारे में पता होता है लोगों को यूजुअली। तो सौरभ ने बोला कि आप मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए और मैं क्रॉस चेक करके बताऊँगा। तो हमने कहा ओके ठीक है, चलो। हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। एक दिन सौरभ का कॉल आता है और सौरभ बताते हैं कि जो घर हमने देखा था, जो घर हम एक्सप्लोर करके आए थे, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का घर था, वो उस घर की एक बहुत ही क्रीपी हिस्ट्री थी। और वो हिस्ट्री ये थी कि अराउंड लाइक 150 ईयर और 200 ईयर्स पहले क्या हुआ था कि वो एक पर्टिकुलर गांव और उसका एक जो नेबरिंग गांव था, उन्होंने जो इस गांव के लोगों को, सब लोगों को दावत पे बुलाया। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर एक गांव में दावत है तो वो बाकी के गांव वालों को भी इनवाइट करते थे। तो जो इस पर्टिकुलर गांव के सभी लोग थे, वो अपने पड़ोस के गांव की दावत में गए और गांव वालों में कुछ राइवलरी थी, आई थिंक कुछ ऐसा चीजें थी कि वो दोनों गांव आपस में राइवल थे। लेकिन जब दावत हुई तो सारे गांव वाले चले गए दावत खाने। तो उस गांव की ये हिस्ट्री थी कि उस गांव के सभी लोगों का नरसंहार हुआ था। और ये नरसंहार ऐसे हुआ था कि उनके जो बगल वाले गांव वाले हैं, उन्होंने सभी गांव वालों को दावत पे बुलाया और उस दावत में जहर मिला के पूरा गांव खत्म कर दिया। जिस भी गांव वाले ने उस दावत में खाना खाया, वो गांव वाला मर गया। और ऐसा करते करते मतलब पूरा गांव खत्म हो गया पूरा, क्योंकि सभी लोग दावत में गए थे। गांव में वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और सभी लोग दावत में गए थे, तो सबकी डेथ हो गई और पूरा गांव अबेंडन हो गया, पूरा गांव खाली हो गया, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं गांव में। सिर्फ और सिर्फ जो रिटायर्ड ऑफिसर अंकल थे, उनकी फैमिली सरवाइव की। वो भी ऐसे सरवाइव किया उन्होंने कि जो उनकी मदर थी, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अंकल थे, उनकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने मायके में थी, वो अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि बाकी सब लोग तो नरसंहार में मारे गए। सिर्फ एक उनकी फैमिली सरवाइव की। जब वो प्रेग्नेंट लेडी वापस आई अपने घर और उन्होंने देखा कि पूरा गांव खत्म हो चुका है, और उन्होंने उसी घर में अपने बच्चे को जन्म दिया और जिससे उनका आगे का जो भी वंश बढ़ा। लेकिन उस गांव की और उस पर्टिकुलर घर की बहुत ही ज़्यादा क्रीपी बैकग्राउंड होने की वजह से वहाँ पे पूरे गांव में ही मतलब एक अजीब सी शांति है, मतलब एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति है। और जैसा कि मेरे हस्बैंड पहले भी फील कर चुके थे, उस घर में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी थी और जो मेरे हस्बैंड को एकदम एंट्री पर ही पता लग गई थी। अब धीरे धीरे बातें जब सौरभ ने खोलनी चालू करी तो हम लोग काफ़ी घबरा गए। सौरभ ने बताया कि जो आर्मी ऑफिसर अंकल थे, वो एक्चुअल में हमसे झूठ बोल रहे हैं कि उनके जो बेटे की डेथ हुई थी वो ऑन ड्यूटी हुई थी, जबकि उनकी बेटे की डेथ ऑन ड्यूटी नहीं हुई थी। उनका बेटा जो था, यस ही वॉज इन द आर्मी, इंडियन आर्मी, बट ही वॉज एन एल्कोहलिक। और वो छुट्टियों पे घर आया हुआ था और वो रोज़ दारू पीता था, वो एक्सेसिव अल्कोहल लेता था, जिसकी वजह से वो रोज़ गिरता पड़ता घर आता था। और एक ऐसे ही दिन जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर के
घर आ रहा था और उसके ऊपर बहुत सारा मलबा आ गया था। जबकि जो आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड अंकल थे, उन्होंने हमें एक बहुत ही ग्लोरियस स्टोरी अपने बेटे की बताई थी, जो कि बिल्कुल झूठ थी। और उनके बेटे की डेथ के बाद जो उनकी बहू थी वो भी घर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उस घर में एक तरीके से कोई स्टेबिलिटी ही नहीं थी। शायद बहू भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस घर से निकल चुकी थी और किसी एक दूसरी लोकेशन में जाकर रहकर वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। और ये बात ज़रूर सच थी कि अब जो रिटायर्ड अंकल थे, वो आर्मी ऑफिसर अंकल थे जो अपना घर बेच रहे थे, उनको भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया था कि वो यहाँ पे ज़्यादा दिन और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बेटा चला गया था, उनका इकलौता बेटा था जिसकी ऐसे हालातों में डेथ हो गई। अब उनकी बहू घर छोड़ के चली गई थी। अब उनके पास कोई जीने का रीज़न नहीं था, और जिस वजह से वो ये घर बेच करके चाहते थे कि हम एक लमसम मनी अपनी बहू को दे दें और जिससे वो एक घर खरीद पाए, बच्चों को रख पाए और वो भी उनके साथ रह पाए। तो ये उनकी फैमिली ने ये पर्टिकुलरली डिसाइड हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री, वो उस गाँव की ये क्रीपी हिस्ट्री होने की वजह से वो घर ही नहीं बिक रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी घर नहीं लेना चाहता था। उस पर्टिकुलर घर को कोई परचेज नहीं करना चाहता था। उस गांव की हिस्ट्री वहाँ के लोकल्स को मालूम होगी, बट नॉट टू द आउटसाइडर्स। जो लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या कहीं भी बाहर से आते हैं और ऐसी टूरिस्टी प्लेसेस में घर लेना चाहते हैं, उनको यूजुअली नहीं बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर घर में या इस पर्टिकुलर गांव में अगर कुछ गलत है, तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्ट्स उनसे छुपाए जाते हैं, ताकि उनके रियल एस्टेट पे या उनके घर बेचने पर इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट ना आए और उनको प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उस घर के अच्छे रेट मिल जाए। सो फाइनली इतना बैकग्राउंड चेक हमने किया, जिस वजह से हम बच गए। मतलब अगर हम वो घर ले लेते तो शायद फिर भी हम भी कभी सुकून से उस घर में नहीं रह पाते। हम जितने सपने हमारे थे पहाड़ों में घर के, वो शायद पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि घर खरीदने के बाद अगर जब हमें ये फैक्ट पता चलता, ये सच्चाई पता चलती कि उस पर्टिकुलर गांव में नरसंहार हुआ था और उस गांव में कोई घर ही नहीं बचा है, और जो बगल का गांव था उन लोगों ने इस गांव के सभी लोगों को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था, कि ये सब सोच सोच के भी मेरे दिमाग में मतलब काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि इतनी नेगेटिव सी जगह में कोई कैसे रह सकता है। और जो अंकल थे, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अंकल थे, वो भी काफ़ी डेस्परेट थे उस घर को अब बेचने के लिए, क्योंकि एक तो घर बिक ही नहीं रहा था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होप थी कि कोई आउटसाइडर आए, कोई शहर का इंसान आए तो वो आके वो घर ले ले, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाए और वो सेटल हो जाए। तो इसीलिए जो अंकल थे वो हमारे पीछे पड़ गए थे कि जो भी अमाउंट हमें सही लगता हो हम उन्हें दे दें और हम वो घर खरीद लें। बट थैंक गॉड कि वो घर हमने नहीं लिया। इतना हमने दिमाग लगाया और इतना डेस्परेशन हमने उस घर को लेने में नहीं लगाया, तो वी आर सेफ नाउ। सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम से आते हैं लोग, घर लेना चाहते हैं, लैंड लेना चाहते हैं, वो प्लीज़ एक बार वहाँ की फैमिली हिस्ट्री, वहाँ की जेन्युइननेस ज़रूर पता करवाएं कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना हुआ हो, या वो लैंड कोई कॉन्फ्लिक्टेड ना हो, या वहाँ पे कुछ भी इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल ना करती हो। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह में घर बनाएंगे या ऐसा कोई घर खरीदेंगे तो अल्टीमेटली आप भी परेशान ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी अपनी कहानी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को और देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।